कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन के मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्यूमिनियम के लिए उसका मेटलर्जिकल ऑपरेशंस किया था, कौन कौन से स्टेप हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी मेटल के लिए सबसे पहला जो हम प्रोसीजर अप्लाई करके चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्रश से क्या निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं फ्रेंड्स। ओर्स का क्या किया जाता है दोस्तों, कंसंट्रेशन किया जाता है डिजायरेबल मेथड से। क्लियर नहीं है। कंसंट्रेशन में यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के लिए और क्या था फ्रेंड्स हमारा, बॉक्साइट, नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए हमने क्या अप्लाई किया था उसमें, लीचिंग। क्लियर नहीं है। लीचिंग में भी हमारे पास दो चॉइस थी, बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट है तो हमने लीचिंग किया था बेयर प्रोसेस से, और यदि व्हाइट बॉक्साइट है तो सरफेक्स प्रोसेस से हमने उसको लीच आउट किया था। तो लीचिंग के लिए लीचिंग हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम तीसरा जो स्टेप आता है फ्रेंड्स हमारे लिए, वो रहता है रिडक्शन कराना, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल होती है इसमें, नहीं है, तो ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट क्या कराते हैं फ्रेंड्स, इसमें रिडक्शन कराते हैं। और रिडक्शन में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाया था। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको हॉल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। रिडक्शन के बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑब्टेन हुआ था कंटेनिंग 1 और 2% इम्प्योरिटी, और फिर उसके लिए हमने दोस्तों रिफाइनिंग कराया उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए। वो भी सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराया था, जिसको हमने हूप्स प्रोसेस का नाम दिया। क्लियर नहीं है ये। तो इसी तरह से हम कोई भी मेटल है, आयरन है, आयरन के लिए भी देखेंगे कि इसके लिए मेन और कौन कौन से होते हैं, किससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर नहीं है, और कौन कौन से हम स्टेप अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर आयरन दोस्तों। चलिए, आयरन के लिए बेसिकली दोस्तों जब क्रश से इसका एक्सट्रैक्शन होता है तो कौन कौन सी फॉर्म हमें ऑब्टेन होती है वो जानना बहुत जरूरी है। क्लियर नहीं, एक नंबर का पोर्शन है ये। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो आयरन होता है फ्रेंड्स, हेमेटाइट से निकाला जाता है, यानी हेमेटाइट की फॉर्म में हमें क्रश से ऑब्टेन होता है। किसकी फॉर्म में, हेमेटाइट की फॉर्म में। फॉर्मूला रहता है फ्रेंड्स Fe2O3। दूसरा रहता है फ्रेंड्स मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर, ये मैग्नेटिक ओर होता है, ये रेड ऑक्साइड होती है दोस्तों। ये कौन सी होती है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, हेमेटाइट जो रहता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 दोस्तों, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ओर होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्लियर नहीं है ये। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है दोस्तों साइडराइट आ जाता है। साइडराइट कार्बोनेट ओर होता है दोस्तों। लाइमोनाइट आ जाता है दोस्तों। लाइमोनाइट ये भी ऑक्साइड ओर रहता है, इंटू 3 हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कैल्कोपायराइट्स। कैल्कोपायराइट्स को कॉपर पायराइट्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें कॉपर रहता है, CuFeS2, दोनों में इसको काउंट करके चलते हैं। कॉपर का भी ओर है ये, और आयरन के लिए भी है। क्लियर नहीं है ये। इसके अलावा इसमें एक और आ जाता है दोस्तों आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स FeS2। तो ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है आयरन के लिए, जिनको हम अर्थ क्रस्ट से, जिनकी फॉर्म में आयरन को अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों इसमें ऑक्साइड फॉर्म में, हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, ये तो कार्बोनेट फॉर्म आ जाती है, लाइमोनाइट हुआ, नहीं है, ये ऑक्साइड फॉर्म है। इसके अलावा दो इसके लिए सल्फाइड फॉर्म आ जाती है दोस्तों, कैल्कोपायराइट्स और आयरन पायराइट्स। क्लियर नहीं है ये। तो ये हमारे लिए आयरन के कॉमन ओर रहते हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन होता है आयरन के लिए वो फ्रेंड्स है हेमेटाइट से। आयरन को मेनली किससे निकाला जाता है, हेमेटाइट से। जब हेमेटाइट से आयरन को निकालते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री की यदि हम बात करें तो हेमेटाइट फॉर्म सबसे ज्यादा ऑब्टेनेबल होता है क्रस्ट में। क्लियर नहीं। इसके अलावा जब हेमेटाइट को क्रस्ट से निकालते हैं दोस्तों, तो हेमेटाइट के साथ मैग्नेटाइट भी निकलता है, कुछ मात्रा में साइडराइट भी ऑब्टेन होता है, कुछ सल्फाइड और भी निकलते हैं। तो इन सभी को एज ए इम्प्योरिटी पोर्शन है,
इनको रिमूव आउट करना, वो हमारा रहता है मेटलर्जी। क्लियर है नहीं है ये। अब यदि हम बात करें दोस्तों आयरन की फॉर्म की, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें भी। आयरन के लिए दोस्तों 3 फॉर्म काउंटेबल होती हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पर देखें तो आयरन 3 फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है दोस्तों। आयरन, क्लियर है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज के बेस पर कि कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज कार्बन की आयरन में प्रेजेंट है। तो आयरन में कार्बन कितना प्रेजेंट है उसके बेस पर आयरन की कितनी वैरायटी आ गई दोस्तों, 3 वैरायटी। फर्स्ट है दोस्तों पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन, इनमें भी डिफरेंस होता है, क्लियर कर लेंगे। पिग आयरन या कास्ट आयरन, दूसरा रहता है दोस्तों स्टील, और तीसरा फॉर्म आ जाता है दोस्तों रफ आयरन। ठीक है, ये 3 फॉर्म रहती है, पिग आयरन या फिर आपका कास्ट आयरन, दूसरा स्टील और तीसरा रफ आयरन। क्लियर है नहीं है ये। ओवरऑल यदि हम आयरन को देखें जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन और कास्ट आयरन। क्लियर है दोस्तों। फ्रेंड्स पिग आयरन और कास्ट आयरन में 2.5 से लेकर के और 4% तक कार्बन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। 2.5 से लेकर के कितने तक, 4% तक यदि कार्बन प्रेजेंट है आयरन के साथ, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन और कास्ट आयरन। इज दैट क्लियर। स्टील की बात करें दोस्तों, स्टील के केस में फ्रेंड्स इसमें रहता है आपका 1.5 तक, यानी 0.5 से और 1.5% के बीच कार्बन प्रेजेंट है, तो वो रहता है हमारा फ्रेंड्स स्टील। और लेस देन तुम्हारा लेस देन 0.5% कार्बन, देन इट इज कॉल्ड रफ आयरन। रफ आयरन इज रिगार्डेड एज मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन दोस्तों। सबसे ज्यादा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, तो वो क्या रहेगी हमारी रफ आयरन रहेगा। क्लियर है नहीं है, क्योंकि सबसे कम क्वांटिटी में इसमें 0.5 से लेकर के 0.25% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। 0.25 से लेकर के 0.5 तक। क्लियर है नहीं है ये सबसे प्योर फॉर्म मानी जाती है, सबसे कम इम्प्योरिटी इसमें होती है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो ये हमारे आयरन के लिए ओर हो जाते हैं और ये उसकी कैटेगरीज हो जाती हैं। पिग आयरन और कास्ट आयरन की भी हम बात करें, यदि पिग आयरन है ब्लास्ट फर्नेस में, यदि उसमें 4% कार्बन की इम्प्योरिटीज हैं तो वो पिग आयरन रहेगा दोस्तों। आयरन स्क्रैप से कार्बन की इम्प्योरिटीज को घटा करके, यानी 3% यदि उसमें कार्बन की इम्प्योरिटीज हैं, कितने परसेंट दोस्तों, 3%, तो वो हमारा रहेगा कास्ट आयरन। एक नंबर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पिग आयरन और कास्ट आयरन। तो पिग आयरन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, यानी 4% सबसे ज्यादा कार्बन की इम्प्योरिटीज हैं, तो वो हमारा रहेगा पिग आयरन। क्लियर। और 3% यदि इम्प्योरिटीज हैं तो फ्रेंड्स वो रहेगा आपका कास्ट आयरन। क्लियर हुआ। तो ये आयरन के बारे में छोटा सा इंट्रो है। अब हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आयरन के लिए। फ्रेंड्स मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में मैंने अभी आपको बताया था कि हेमेटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कौन सा रहता है फ्रेंड्स इसके लिए, हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर से यानी Fe2O3 से आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करके चलते हैं। क्लियर नहीं है ये। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स हम, क्रशिंग और कंसंट्रेशन। क्रशिंग और कंसंट्रेशन, क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हेमेटाइट जिसको क्रश से हम निकालते हैं, इट इज क्रश्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर। पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन के लिए, वो कंसंट्रेशन के लिए हम इसमें अप्लाई कराते हैं फ्रेंड्स ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हम इसका कंसंट्रेशन कराते हैं, क्योंकि हैवी मेटल ऑक्साइडों के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है दोस्तों, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्लियर नहीं है ये। मैग्नेटाइट ओर होता,
वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम अप्लाई कराते। क्लियर है नहीं है ये? तो यहाँ पर हैवी मेटल ऑक्साइड है, तो इसके लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, जिससे अनडिजायरेबल जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव आउट हो जाती है। क्लियर है नहीं है ये? तो ये हो गया हमारा क्रशिंग और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दोस्तों, इसमें हमारा स्टेप नंबर सेकंड वो रहता है, देखिए हेमेटाइट ओर है, Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, और उसमें फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे पास दो चॉइस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर नहीं है? ऑक्सीडेशन का क्या टारगेट होता है कि कंसंट्रेटेड ओर को, जो कंसंट्रेटेड ओर हमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से ऑब्टेन हुआ है, उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहां देखिए हेमेटाइट ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन की तो जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर नहीं है? डायरेक्ट क्या कराएंगे फिर इसका रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के लिए, रिडक्शन के लिए भी कौन सा हम प्रोसेस अप्लाई कराएंगे दोस्तों? स्मेल्टिंग। क्या कराएंगे इसके लिए? स्मेल्टिंग कराया जाता है। ओके, और स्मेल्टिंग कराने के लिए आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में कैरिड आउट करते हैं। क्लियर नहीं? कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? ब्लास्ट फर्नेस में। किस तरह से स्मेल्टिंग कराने के लिए? समझिए, स्मेल्टिंग के केस में ये मेन चीज है, स्मेल्टिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कराते हैं। ब्लास्ट फर्नेस अभी रखते हैं दोस्तों स्मेल्टिंग के लिए। आयरन हम इसमें तीन चीजें लेते हैं, आयरन दोस्तों, फिर इसमें रखते हैं दोस्तों कोक, और एक लेते हैं दोस्तों इसमें हम फ्लक्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कोक, और नॉन फिजिबल इंप्योरिटीज को निकालने के लिए एडिशनल केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। इनका भी एक फिक्स रेशियो रहता है, 8 रेशियो तो दोस्तों आयरन लेके चलते हैं, 4 रेशियो दोस्तों कोक लेके चलते हैं, और 1 रेशियो दोस्तों फ्लक्स लेके चलते हैं। इस रेशियो में तीनों चीजों को मिला करके और ब्लास्ट फर्नेस में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। कंक्रीट का बना हुआ फ्लक्स होता है दोस्तों, हॉट एयर के लिए इसमें होल होते हैं, यहाँ एक टैपिंग होल होता है दोस्तों, जहां से मोल्टन फॉर्म में आयरन को निकालते रहते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों इसमें पाउडर्ड ओर, कोक और फ्लक्स, इन सभी का मिक्सचर रहता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी का मिक्सचर ये है। इसको यहाँ से गैसों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के निकलने का स्पेस रहता है, और फिर उसमें इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 4 जोन बनते हैं अलग अलग टेम्परेचर। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस को, तो इसमें 4 जोन बन के आते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये? 4 जोन में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, नहीं है? समझने की जरूरत है। इसमें सबसे हाई टेम्परेचर रहता है दोस्तों ये 2170 केल्विन टेम्परेचर। उसके अलावा ये आ जाता है दोस्तों 1673 से 1423 केल्विन टेम्परेचर। ये आ जाता है दोस्तों 1123 केल्विन टेम्परेचर, और ये 823 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर नहीं है ये अलग अलग रेंज आ जाती है टेम्परेचर की।
इन अलग अलग रेंजों पर अलग अलग रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं, वो समझने की जरूरत है। तो जब हम स्मेल्टिंग कराते हैं आयरन का, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं स्टार्टिंग से ही, हेमेटाइट को हमने क्रश से निकाला, Fe2O3 की फॉर्म में, नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज अदर मेटल्स की हो सकती हैं, क्लियर नहीं है ये, और दूसरे ऑक्साइड या सल्फाइड और प्रेजेंट हो सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए हमने ग्रेविटी सेपरेशन मेथड अप्लाई किया, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन हो गया। कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन होने के बाद वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कराते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन में हमने क्या करा दिया, सिमेल्टिंग। सिमेल्टिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर विद कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक के साथ हीट करना, दैट इज कॉल्ड सिमेल्टिंग। सिमेल्टिंग को कहाँ कैरिड आउट किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में सिमेल्टिंग कैरिड आउट करेंगे दोस्तों। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन, कोक और फ्लक्स का एक रेशियो, फिक्स रेशियो लेके चलते हैं 8:1 में, उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। स्ट्रॉन्गली हॉट एयर बबल्स के साथ जब उसको हीट किया जाता है तो फ्रेंड्स अलग अलग जोन में, अलग अलग कंपार्टमेंट में, ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, क्लियर है? नहीं, 4 कंपार्टमेंट बनते हैं। कौन कौन से देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंपार्टमेंट बनता है इसमें हमारा कंबस्शन जोन, जोन ऑफ कंबस्शन। फर्स्ट बनता है इसमें दोस्तों जोन ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन जोन में क्या रहता है फ्रेंड्स आपका, कंबस्शन जोन में सबसे पहले कोक जो रहता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा हॉट एयर के साथ, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। दूसरा आ जाता है दोस्तों इसमें नंबर सेकंड फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन में क्या रहता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है दोस्तों, ये कोक के कांटेक्ट में आकर के रिड्यूस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं। थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन, इससे ऊपर, ये था फर्स्ट जोन, ये है। टेम्परेचर भी आप इंडिकेट कर सकते हो 2170 केल्विन। फ्यूजन जोन है दोस्तों 1423 से और 1673 केल्विन, ठीक है। थर्ड हमारा क्या रहता है, स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसमें स्लैग बनते हैं किसके, फ्लक्स के। दोस्तों यहाँ फ्लक्स जो लिया है हमने, लाइम लिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के थ्रू CaCO3 टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में दोस्तों। CaO किसके साथ, आयरन के साथ जो सिलिका की नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, CaO SiO2 के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSiO3, क्या बनाएगा फ्रेंड्स, स्लैग बना देगा। तो ये रहता है हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन। और लास्ट रहता है दोस्तों रिडक्शन जोन, जहां से हमें आयरन ऑब्टेन होता है मोल्टन फॉर्म में। रिडक्शन जोन, मोल्टन फॉर्म में आयरन यहां से निकाला जाता है दोस्तों, क्लियर नहीं है ये। और ये रहता है हमारा पिग आयरन या फिर आपका कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये रिडक्शन जोन है आपका। रिडक्शन जोन में क्या रहता है दोस्तों, 823 पर कैरिड आउट होगा। और इसमें क्या रहेगा हमारा, आयरन के जो भी ऑक्साइड हैं, जैसे आपका है Fe2O3, ये फ्रेंड्स 3CO के साथ रिड्यूस होगा किसमें, 2Fe प्लस 3CO2, ओके। FeO है दोस्तों कोक के साथ किसमें, Fe प्लस CO2 में, यानी डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन गेट रिड्यूस्ड टू देयर मेटालिक फॉर्म इन मोल्टन स्टेट, ओके। तो ये आयरन के लिए उसका एक्सट्रैक्शन है। बेसिकली इसमें ब्लास्ट फर्नेस ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें देखना होता है कि अलग अलग जोन में क्या क्या रिएक्शन होते हैं।
ओके, जैसे मैं इसमें जोन के थ्रू बता दूं आपको, जैसे 2170 पर है, यहाँ पर आपका कंबशन जोन है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा है फ्यूजन जोन, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। तीसरा है दोस्तों स्लैग फॉर्मेशन जोन, इसमें CaCO3 टूटेगा CaO प्लस CO2 में, और फिर CaO दोस्तों SiO2 के साथ CaSiO3 क्या बना देगा दोस्तों, स्लैग बना देगा। और ये है हमारा रिडक्शन जोन, इसमें डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन रिड्यूस हो जाएंगे मेटालिक फॉर्म में। Fe2O3 है 3CO के साथ, Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस के फंक्शंस हैं, जहाँ से मोल्टन फॉर्म में हमें पिग आयरन और कास्ट आयरन ऑब्टेन होता है। क्लियर है? नहीं, ये इम्प्योरिटीज को एडजस्ट करके, कम या ज़्यादा करके पिग आयरन और कास्ट आयरन को भी सेपरेट कर लेते हैं। यदि इम्प्योरिटी 4% है कार्बन की तो पिग आयरन रहेगा, 3% है तो आपका कास्ट आयरन, और कम कर लेते हैं तो वो आपके रफ आयरन और स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। क्रस्ट से कॉपर को कौन कौन से कंपाउंड्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है आपके सबसे पहले मेलासाइट है दोस्तों, CuOH का होल ट्वाइस इनटू CuCO3। कॉपर कैल्कोपायराइड्स है दोस्तों, CuFeS2 जो आयरन में भी काउंट होता है। कॉपर ग्लैंस है Cu2S। क्यूपराइट्स होता है Cu2O ऑक्साइड फॉर्म ऑफ कॉपर, और एजोराइट्स होता है, क्लियर है नहीं, कार्बोनेट फॉर्म में काउंट होता है, CuOH का होल ट्वाइस इनटू 2CuCO3। ओके, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, इसमें दोनों का 1:1 है और यहाँ पर 1:2 है। ओके, मेलासाइट और एजोराइट्स में। एक नंबर में पूछ लेता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में भी हो या कंपटीशन एग्जाम में भी हो, कि आपका एजोराइट्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, नहीं है, या मेलासाइट है किस तरह का और है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, नहीं है, इस फॉर्म में। तो इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रैक्शन की। वही चीजें हम किसी भी मेटल को पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में 4 स्टेप आपके रहने चाहिए, जो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्क्राइब किए थे। क्लियर है नहीं है ये? उसमें क्या आता है दोस्तों, हमारा सेकंड लेक्चर पे आप जाइए तो वहां आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किन किन स्टेप्स के थ्रू हमें किसी भी मेटल को रिफाइन करने की जरूरत होती है, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो कराना होता है। वो 4 चीजें कोई खास कॉमन सी चीजें। सबसे पहले और जो हमारे पास होता है ह्यूज लम्प्स की फॉर्म में, उसको क्रश करते हैं और उसका पल्वराइजेशन कराते हैं, यानी उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आ जाता है इसमें कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन और लीचिंग कॉमन प्रोसेस है। क्लियर नहीं है? इन चारों में से किसका हम अप्लाई करेंगे, वो कंसंट्रेशन है दूसरा। तीसरा है दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल निकालने के लिए हमें 2 स्टेपों से पास आउट होना होता है, नहीं है, ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की डिमांड कब आती है, जब आपका सल्फाइड ओर हो या कार्बोनेट ओर हो, तो उसके केस में हमें उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। यदि वो पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में है तो फिर ऑक्सीडेशन को हम कट कर देते हैं। क्लियर? डायरेक्ट फिर क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। आफ्टर रिडक्शन हमें मिलता है क्रूड मेटल। क्लियर है नहीं ये, जिसमें 1 या 2% इम्प्योरिटी फिर भी प्रेजेंट रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए लास्ट हमारा स्टेप रहता है दोस्तों रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हमारे पास लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है, जॉन रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, वैन आर्किल मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, जिसके थ्रू हमें करना चाहिए वो मेटल की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। क्लियर है नहीं ये? तो उस तरह से हम चारों स्टेपों को यहाँ भी अप्लाई करेंगे कॉपर के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि कॉपर को किस ओर से एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इजी होता है। क्लियर है नहीं ये? इसके लिए मैं आपको बता दूं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो होता है सबसे इजी और एक तरह से कह सकते हैं डिजायरेबल अमाउंट में, वो हमें मिलता है सल्फाइड ओर से। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कैरिड आउट थ्रू सल्फाइड ओर्स। क्लियर है नहीं ये? सल्फाइड ओर कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों हमारे पास, कैल्कोपायराइट्स और कॉपर ग्लैंस। क्लियर है नहीं ये? यानी इनसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना इजी रहता है, नहीं है, अमाउंट ज्यादा ऑब्टेन होती है। क्लियर है नहीं ये? तो उसके लिए वही चारों स्टेप आपके। फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा दोस्तों क्रशिंग और कंसंट्रेशन। स्टेप फर्स्ट क्या कहेगा,
क्रशिंग और कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों क्रश कर लिया ओर को और कंसंट्रेट करेंगे। सल्फाइड ओर है, याद रखेंगे, एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ ओर कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड। तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, सल्फाइड ओर। कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड से हमने इसको कंसंट्रेट कर लिया। कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों हमारे पास, स्टेप सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल के एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो स्टेप है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नहीं, ऑक्सीडेशन करेंगे पहले इसका। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में सल्फाइड ओर है दोस्तों, CuFeS2, इसको हीट करेंगे। क्लियर है नहीं, ये किसमें कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में रोस्टिंग। याद रखेंगे, जब हमारे पास सल्फाइड ओर हो तो कंसंट्रेशन के लिए फ्लोटेशन मेथड और ऑक्सीडेशन में उसका क्या करेंगे, रोस्टिंग। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों Cu, सबसे पहले तो ये टूटता है Cu2S FeS प्लस SO2 में। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो सल्फाइड है Cu2S O2 के साथ Cu2O प्लस SO2 में, और FeS है दोस्तों O2 के साथ FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है नहीं, यहाँ से याद रखेंगे ये चीजें कि ये कंप्लीटली ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, Cu2S और FeS, ये इनका पार्शली ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर नहीं है ये, तो ये साथ चलते हैं। अब हमारे पास जो ओर है उसमें क्या क्या है, अब हमारे पास आफ्टर ऑक्सीडेशन हमारे पास जो ओर आया ना दोस्तों, उसमें हमारे पास Cu2S FeS Cu2O और FeO, ये चार चीजें हैं अब हमारे पास कंपाउंड के फॉर्म में आफ्टर ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए इसमें हम दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में ही कैरिड आउट करते हैं, कोक के साथ मिक्स करके। क्लियर है नहीं है ये, ब्लास्ट फर्नेस में इसको जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो कौन कौन से रिएक्शंस याद रखने की जरूरत है बस में। तो रिएक्शंस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में कौन से रिएक्शंस होती हैं। ब्लास्ट फर्नेस में देखिए दोस्तों, ये है आपका Cu2O फ्रेंड्स FeS के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स Cu2S प्लस FeO में। क्लियर नहीं है ये, थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स सिलिका भी डाल देते हैं एज फ्लक्स। सिलिका जो रहता है, सिलिका जो रहेगा SiO2, ये FeO के साथ ज्वाइंट होकर के FeSiO3 क्या बना देगा दोस्तों, स्लैग बना देगा। क्लियर है नहीं, ब्लास्ट फर्नेस में क्या हो गया आपका, Cu2O Cu2S में कन्वर्ट हो गया, FeS FeO में कन्वर्ट हो गया, FeO फ्लक्स के साथ, FeO फ्लक्स के साथ किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है नहीं, आफ्टर दैट यहाँ से जो कॉपर हमें ऑब्टेन होता है दोस्तों, वो रहता है कॉपर मैट। अब हमारे पास लगभग आफ्टर रिडक्शन जो कॉपर ऑब्टेन होता है उसमें 50% कॉपर है। क्लियर है नहीं, कॉपर मैट 50% कॉपर इन इट नहीं है। अब इसके बाद इस कॉपर मैट को सिलिका के साथ मिक्स करके कोक से रिलेटेड एक कंटेनर होता है जिसको बेसेमर कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे हम, बेसेमराइजेशन कराएंगे। कॉपर का क्या कराएंगे दोस्तों, बेसेमराइजेशन कराएंगे। रिएक्शन समझिए, कॉपर मैट को ट्रांसफर कर देंगे बेसेमर कन्वर्टर में। बेसेमराइजेशन, बेसेमर कन्वर्टर दोस्तों स्टील का बना हुआ एक टैंक होता है जिसमें अंदर कोक की कोटिंग रहती है। क्लियर है नहीं है, कॉपर मैट को सिलिका के साथ थोड़ा सा मिक्स करके और उसको बेसेमर कन्वर्टर में डाल देते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग क्या क्या रिएक्शंस होती हैं दोस्तों,
सबसे पहले दोस्तों Cu2S O2 के साथ Cu2O, यही रिएक्शन एक तरह से रिपीट होगा। पहले तो FeO के साथ जो बचा हुआ FeS है, Cu2O सॉरी FeS के साथ Cu2S प्लस FeO में कन्वर्ट होगा, और Cu2 FeO SiO2 के साथ FeSiO3, यहाँ भी स्लैग बनेंगे, यानी ये रिएक्शन यहाँ भी रिपीट होगा। आफ्टर दैट Cu2S दोस्तों ऑक्सीडाइज होगा Cu2O में प्लस SO2, और Cu2O Cu2S के साथ फ्रेंड्स ऑटो रिडक्शन में चला जाएगा। ये किसमें? ऑटो रिडक्शन। ठीक है, क्या बना देगा? Cu प्लस SO2। बैलेंस कर लेंगे इन सब चीजों को। यहां से जो कॉपर हमें ऑब्टेन होगा दोस्तों वो रहता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर 97% तक प्योर, समझ लेना, 97% तक प्योर कॉपर, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। अब दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ढंग से फोकस रखिए, यहीं पे एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग और कंसंट्रेशन। ओर इज क्रस्ड, कॉपर पायराइड्स को हमने क्रश कर लिया। कंसंट्रेट कराने के लिए सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं तो फ्लोटेशन मेथड। ओके, आगे बढ़िए। फिर हमारा दूसरा आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। सल्फर की इम्प्योरिटीज है दोस्तों आयरन पायराइड्स में, क्या है अब हमारा CuFeS2 से हम निकाल रहे हैं, तो सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं। कंसंट्रेशन के लिए फ्लोटेशन मेथड, ऑक्सीडेशन के लिए रोस्टिंग। तो CuFeS2 सल्फाइड में टूटेगा मेटल के में, और फिर सल्फाइड ऑक्साइड में टूटेंगे। कंप्लीट नहीं टूटते ये, इनका एक मिक्सचर बन जाता है। इस मिक्सचर को फिर हम रिडक्शन के लिए ले जाते हैं, तो वहां पर हमारा SiO2 की फॉर्म में, फ्लक्स की फॉर्म में क्या बन जाते हैं? स्लैग बनते हैं। आयरन के जो ऑक्साइड है FeS और FeO, ये नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज हैं। ये आयरन, ये कॉपर के साथ लगातार चलते रहते हैं, एक साथ रिमूव आउट नहीं होते हैं, नहीं है, ये एक साथ रिमूव आउट नहीं होंगे, तो इनको बार बार फ्लक्स के साथ रिमूव आउट करते रहते हैं। पहले रिडक्शन करवाया ब्लास्ट फर्नेस में, तो SiO2 के साथ कुछ FeO निकल गया, नहीं है, कुछ FeO निकल गया स्लैग की फॉर्म में, यहाँ से अलग हो गया। फिर यहाँ से जो कॉपर ऑब्टेन हुआ है हमारा 50% कॉपर, 50% इम्प्योरिटीज, जिसको बोलते हैं कॉपर मैट। कॉपर मैट को फिर हम बेसिमर कन्वर्टर में ट्रांसफर कर देते हैं। बेसिमर कन्वर्टर स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है, इनसाइड द लाइनिंग ऑफ कोक, एंड थोड़ा सा इसमें फ्लक्स भी वही चीज है। SiO2 क्या है? फ्लक्स ऐड कर देते हैं इसमें भी यही वाले रिएक्शन होते हैं। फ्लक्स के साथ FeO स्लैग बना देता है, और कॉपर का जो सल्फाइड है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा Cu2O में, और Cu2O Cu2S के साथ ऑटो रिडक्शन में जाकर के कॉपर बनाएगा, ब्लिस्टर कॉपर। क्लियर है? ये क्रूड मेटल, समझ आया दोस्तों? तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए एक तरह से। फिर इसके बाद अब भी इसमें जैसे 97% तक प्योर है कॉपर, क्लियर नहीं है, ये 3% इम्प्योरिटीज हैं। उन 3% इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए लास्ट हमारे पास हथियार है दोस्तों इसमें, रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं दोस्तों। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप लोगों को पता ही है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ कंटेनर रहता है दोस्तों, जिसमें एक हमारा, मैंने पहले बता दिया है, इम्प्योर मेटल एज एनोड लेके चलते हैं। यदि ये इम्प्योर है, यदि ये वाला ब्लिस्टर कॉपर है, तो ये एनोड रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? एनोड रहेगा। और एक कॉपर का प्योर रोड लेके चलते हैं। यदि ये प्योर रोड है दोस्तों, तो ये हमारा क्या रहेगा? कैथोड रहेगा। दोनों को इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे और डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? CuSO4। जैसे ही करंट पास कराते हैं तो प्योर कॉपर डिपोजिट एट कैथोड। क्लियर नहीं है? ये प्योर कॉपर कहाँ डिपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स? कैथोड पर। ओके, और इम्प्योरिटीज
अंडर द एनोड टर्मिनल एज एनोड मड। ये एनोड मड की फॉर्म में इम्प्योर पोर्शन रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे चारों स्टेप आ जाते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए। देख लीजिए दोस्तों फ्रेंड्स, चैप्टर में हमारा लास्ट मेटल जिसके लिए हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशंस प्रोसीड कराने होते हैं वो है हमारा जिंक। तो हम लास्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे अब मेटलर्जी ऑफ जिंक। जिंक के लिए हम किस फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट से जिंक ऑब्टेन होता है, उसके लिए मेन ओर है जिंक ब्लेड, सल्फाइड ओर की फॉर्म में है, कैलामाइन कार्बोनेट ओर की फॉर्म में है, जिंकाइट ऑक्साइड ओर की फॉर्म में है, और वेलेमाइट ये सिलिकेट फॉर्म होती है जिंक के लिए। क्लियर है नहीं? ये जिन फॉर्म में हमें जिंक क्रस्ट से ऑब्टेन होता है, बट मेन ओर की फॉर्म में जिंक के लिए जिंक ब्लेड को रखते हैं, यानी जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। बात आ गई ना सल्फाइड ओर की, तो जिंक को किससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों? सल्फाइड ओर से। सल्फाइड ओर से मेटलर्जिकल ऑपरेशन का पहला स्टेप क्या कहता है दोस्तों? वही चीज, क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन। क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन यानी ZnS जिंक ब्लेड को क्रश कर लिया, पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, और कंसंट्रेशन के लिए सल्फर की इंप्योरिटीज हैं, तो सल्फर की इंप्योरिटीज के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम इसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। बात करेंगे आगे स्टेप सेकंड दोस्तों। स्टेप सेकंड क्या रहता है हमारा? क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नहीं है? तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या कराते हैं दोस्तों हम इसमें? रोस्टिंग कराएंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर है, नहीं है? और रोस्टिंग में क्या रहता है दोस्तों? ZnS है, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करके इसको ZnO प्लस SO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। आफ्टर दैट दोस्तों आ जाता है इसमें रिडक्शन। रिडक्शन में क्या कराते हैं दोस्तों? कोक की प्रेजेंस में ZnO है, कोक के साथ इसको 1673 हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों Zn प्लस CO। यहाँ से क्रूड जिंक हमें ऑब्टेन हो गया। समझ के चलिए, आसान है, कुछ खास नहीं है। ZnS से हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या कराएंगे? फ्लोटेशन, कंसंट्रेट कराने के लिए। सल्फाइड की इंप्योरिटीज है तो रोस्टिंग कराएंगे ऑक्सीडेशन के लिए, ZnO में कन्वर्ट, नहीं है? रिडक्शन में ZnO कोक के साथ किसमें? Zn में कन्वर्ट। और लास्ट रहता है यहाँ से जो जिंक ऑब्टेन होता है कंटेनिंग 1 और 2% इम्प्योरिटीज, तो इसके लिए हम फिर लास्ट में कराते हैं दोस्तों रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हमारा प्रोसीजर रहता है इलेक्ट्रोलैटिक रिफाइनिंग के लिए। इलेक्ट्रोलैटिक रिफाइनिंग जो हमने जिस तरह से कॉपर के लिए अभी किया है, उसमें क्या रहता है हमारा? इलेक्ट्रोलैटिक टैंक कंटेनिंग इम्प्योर मेटालिक रॉड, इम्प्योर जिंक है दोस्तों, तो वो क्या रहेगा हमारा? एनोड। और एक प्योर मेटालिक रॉड ले लेते हैं दोस्तों, वो क्या रहता है आपका? कैथोड। ये प्योर जिंक हो जाएगा फ्रेंड्स एज कैथोड। और जिंक सल्फेट का ही इसमें क्या रखते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ZnSO4। On passing electric current, then what we observe? Pure zinc deposit at cathode. Pure zinc जो रहता है फ्रेंड्स, प्योर जिंक कैथोड पर डिपोजिट होना शुरू कर देता है, और इम्प्योर पोर्शन जो रहता है दोस्तों वो अंडर द एनोड टर्मिनल। इम्प्योरिटीज जो रहेंगी एनोड मड की फॉर्म में अंडर द एनोड टर्मिनल डिपोजिट हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये रहता है इसके लिए जिंक के लिए मेटलर्जिकल ऑपरेशन। समझ आया? एक बार फिर से आप देखिए, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट और वेलिमाइट की फॉर्म में जिंक हमें ऑब्टेन होता है, बट एक्सट्रैक्शन कैरी किया जाता है जिंक ब्लेड से। इसके लिए कंसंट्रेशन आ जाता है फ्रूट फ्लोटेशन, ऑक्सीडेशन आ जाता है दोस्तों रोस्टिंग, रिडक्शन कराते हैं कोक के साथ, रिफाइनिंग कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, देख लीजिए, दैट्स द ऑल इन दिस चैप्टर। ओके, कुछ इन मेटल्स के दोस्तों यूजेस भी हैं,
आयरन के क्या यूज़ हैं एवरीडे लाइफ में, कॉपर के, एल्युमिनियम के और जिंक के। इनको हम अपने हिसाब से एक एक दो दो यूज़ याद रख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा। कंप्लीट चैप्टर का एक बार फिर से रिव्यू करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चैप्टर में से आपको क्या समझ नहीं आया। मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊँगा। ओके, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कंप्लीट ऑब्जर्व करेंगे, स्टार्टिंग से चैप्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। थैंक यू दोस्तों।